नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप देख रहे हैं, दिस इज समथिंग अबाउट मी। पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूँ, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, बीए ऑनर्स मैंने ग्रेजुएशन में किया है, एमए ज्योग्राफी मास्टर्स में किया है। फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था केबीईटीयू कुमार भरत एजुकेशन पर। मोर देन 2 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। ऑलराइट, हाउ टू फाइंड माई वीडियोस। हर बार ये स्लाइड लगती है और आपको बताना पड़ता है कि आप लोगों को आके देखना है। पहली बात, आप लोगों को मेरा वीडियो हर रोज़ 8 बजे इस चैनल पे मिल जाएगा। इस चैनल पे हर रोज़ कुछ ना कुछ चलता रहता है और सबके टाइमिंग डिसाइड है। कभी पेपर 1 चल रहा है, कभी कॉमर्स चल रहा है, कभी पॉलिटिकल साइंस चल रहा है। तो ज्योग्राफी की क्लास यहाँ पर 8 बजे हर रोज़ होती है और वीकली एक दिन ऑफ होता है जो आपको बता दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो संडे रहेगा आपसे। तो संडे के अलावा वीक के जितने भी दिन हैं 8 बजे आपको ज्योग्राफी की क्लास मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं इस चैनल को और बेल आइकन भी दबा रखा है, उसके बाद भी आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है। जितने भी स्टडी चैनल सभी यूट्यूब पर हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। ग्लिच जो है वो एक यूट्यूब पे अभी मौजूद है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता बेल आइकन दबाने के बावजूद भी। तो उसका सोल्यूशन है, आपको क्या करना है, चैनल नेम पे टाइप करना है, यहाँ से आपको होम पेज पे जाना है, होम पेज पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाना है। प्लेलिस्ट पे आपको सारे नेम वाइज सब्जेक्ट वाइज सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे मेरा कोर्स दिखेगा, ज्योग्राफी बाय शुभेंदु मुखर्जी यूजीसी नेट पेपर 2। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर सारे ज्योग्राफी के वीडियोस जो है वो मौजूद हैं। सिलेबस वाइज हम चल रहे हैं। यूनिट 1 से हमने कर लिया है जियोमॉर्फोलॉजी कवर, अभी हम कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी यूनिट 2। तो उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। काफ़ी लोगों ने देखा भी है और काफ़ी लोगों ने फीडबैक भी दिया था लास्ट अपने सेशन के अंदर कि सर हमने आपके प्लेलिस्ट में वीडियोस देखे हैं और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो आप लोग जो नए व्यूवर्स हैं और जो पुराने व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी वीडियोस नहीं देखे हैं पुराने भी, तो आके देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। होम पेज पे जाना है, होम पेज से आपको जाना है सीधा प्लेलिस्ट। और दिस कोर्स बात करते हैं, ये यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। उसके अलावा कोई भी ज्योग्राफी एंथुसियास्ट इस वीडियो को देख सकता है। बोथ हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है। कंप्लीट कोर्स कवरेज मिलेगा। हिंदी नहीं, मैं इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूंगा, यानी कि जो मैं बोल रहा हूं, और जो टेक्निकल टर्म्स होंगे वो हम इंग्लिश के रखेंगे। इसके अलावा जो भी नोट्स मिलेंगे आपको, पीडीएफ जो मिलेगा वो इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा। और हम एमसीक्यू इसी चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे आज भी हम करने वाले हैं। ऑलराइट, ये है हमारी टीम जो रात दिन लगे हुई आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। और ये है मेरा कोर्स, 8 बजे आता है हर रोज, आपको ध्यान रखना है। एवरीडे 8 PM एंड वीकली 1 डे ऑफ। ऑलराइट, बात करते हैं अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये बात हम जानते हैं। और इसमें अगर आप जुड़ते हैं तो आपको क्या फायदे होते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलती है और स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विज मिलते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। एक बात मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा, कोविड-19 के बाद, पैंडेमिक के बाद अब क्लासरूम टीचिंग या कोचिंग वाली टीचिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होने वाली। इवन शायद गवर्नमेंट ही अलाउ नहीं करेगी एक बार में इतने सारे स्टूडेंट्स को अलाउ करना किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी बंद कमरे में पढ़ाना। इसी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ज़्यादा इसमें वर्क ऑन करेगी और उसका एक पेस बढ़ेगा। तो अनअकैडमी में अगर आप जुड़ते हैं तो वो आपको वही सारा फील जो है, क्लासरूम वाला फील या उससे और ज़्यादा इफेक्टिव और इंटरैक्टिव कंटेंट आपको अब ऑनलाइन मिलने वाला है। तो आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी से। ये सारे जो आप नाम देख रहे हैं वो सब इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी से जुड़े हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। और अब बात करते हैं किस तरह से आपको अनअकैडमी में सब्सक्राइब करना है। मुद्दे की बात यही है, सबसे पहले आपको अपना लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर या iOS। उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है। गोल सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको कितने मंथ्स के लिए सब्सक्राइब करना चाहते हैं। तो इसकी बेसिकली सब्सक्रिप्शन होती है अनअकैडमी की, जिस तरह से आपकी अमेजॉन नेटफ्लिक्स की होती है या डेटा पैक की होती है, उसी तरह से यहाँ पे वैलिडिटी दे रखी है 6 महीना, 12 महीना या 24 महीना। तो आपको जाना है ऑलवेज 24 मंथ्स के लिए। ऑलवेज गो फॉर 24 मंथ्स दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मोस्ट इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ता है और लॉजिकल है, क्योंकि साल में 2 बार एग्जाम हो रहा है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों है, दोनों के अंदर 10 यूनिट्स है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको क्लियर करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर आप एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स लेते हैं तो आप ना सिर्फ जेआरएफ बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ आप जेआरएफ निकाल लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप नहीं निकाल पाए, सेकंड अटेम्प्ट में आप में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएं, या थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट में आप जेआरएफ निकाल लें। तो आप एक लंबी ड्यूरेशन का कोर्स लीजिए। 6 महीने का या 3 महीने का अगर आप ड्यूरेशन का कोर्स ले रहे हैं तो मे बी वो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं लूजन अप होगी, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होने वाला। एक और पॉइंट आउट कर दूं मैं, लॉकडाउन के बाद जो भी एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं, पोस्टपोन होने की वजह से जो कंपटीशन पूल है वो और बढ़ेगा, क्योंकि जो पहले बच्चे थे यानी कि जो ग्रेजुएट हो चुके हैं अब वो भी कंपटीशन में आने वाले हैं, यानी कि जिनका जस्ट मास्टर्स हो जाएगा अभी इस साल वो भी कंपटीशन में आ जाएंगे। और वो अब जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन हमारा होगा, चाहे यूजीसी नेट का हो चाहे किसी का हो, तो कंपटीशन अब और ज्यादा बढ़ेगा, कंपटीशन पूल बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले का बैकलॉग कंपटीशन भी आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए एक ज्यादा ड्यूरेशन का कोर्स ले लीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और लूजन अप ना हो। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड लगाते हैं दोस्तों SM NET, तो आपको मिलता है इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, यानी कि आपको अगर 2 साल की फीस 12,600 मांग रहे हैं तो आपको उसमें ये कोड लगाना है और आपकी फी हो जाएगी 11,340। इसको मत देखिए, आप ये फी देखिए, मंथली फी आपकी 525 से 472 रुपए हो जाती है, विच इज मोस्ट इकोनॉमिकल एंड लॉजिकल एंड इज बेनिफिशियल फॉर यू। इट इज इन्वेस्टमेंट फॉर यू। आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। एक सब्सक्रिप्शन लेके चलिए ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरे पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, अब मैं यहाँ पर कुछ भी पढ़ सकता हूँ, ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि एसएससी, बैंकिंग, कुछ भी आप इसमें प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑल राइट,
इसके अलावा जो भी नए एलिमेंट्स हमने वीडियो में ऐड किए हैं वो मैं लगाता हूं यहाँ पर। हम लोगों ने अपने वीडियोस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए कुछ नए एलिमेंट यूज किए हैं, जैसे हमने रिडल्स जो मैं आपको देता हूं हर रोज डेली टास्क देता हूं, उसका डिस्कशन यहाँ पे मैं करता हूं। उसके बाद जिन लोगों ने सही आंसर दिए उनको वीडियो में फीचर करता हूं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ऑफ द डे मैं देता हूं, यानी कि वीडियो के एंड के बाद आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा और वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा और वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप लोगों को वीडियो एंड तक देखना है, वीडियो को बीच में ड्रॉप नहीं करना है, भागना नहीं है, वीडियो पूरा एंड तक देखिए। पूरे दिन में 1 घंटे को ही पढ़ने को मिलता है तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इवन इफ आपको आता है वो चीज फिर भी आप देखिए और एंड ऑफ द क्वेश्चन का वेट कीजिए। क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो आपको एंड ऑफ द वीडियो में मिलेगा। ऑलराइट, तो यही लिखा हुआ है, वॉच द वीडियो टिल द एंड, और क्वेश्चन ऑफ द डे आपको देखना है, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स पे करना है, लाइव चैट पे कोई भी आंसर नहीं करेगा। और क्वेश्चन ऑफ द डे के एक्सप्लेनेशन मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूं और यहाँ पे फिर हम डिस्कस भी करने वाले हैं आज। ऑलराइट, तो ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डेज हम देख लेते हैं। अभी तक हमने 3 बार क्वेश्चन ऑफ द डे देखे हैं, 4 बार देखे हैं, 3 बार, यस 3 बार। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डेज जो भी है वो उसको मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ और उसके मैं सोल्यूशन यहाँ भी बता देता हूँ। कुछ लोगों ने गलत दिए हैं क्योंकि इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स लेंथ ऑफ द डे इज 12 आवर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ, और रीजन इसका था कि सर्कुलर इल्यूमिनेशन पासेस डायरेक्टली टू द पोल्स डिवाइडिंग द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स इन द मिडल। ठीक है, ये था। और काफी लोगों ने इसका दिया है बी आंसर। बी आंसर नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ए, और आंसर इसका होगा ए क्योंकि आप देखिए इक्विनॉक्स तो आप जानते हैं क्या होता है, जब दोनों पोल सन को फेस कर रहे हो, कोई भी अवे नहीं हो। ठीक है, ये इक्विनॉक्स की पोजीशन है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन मैंने आपको बताया था अपने वीडियो के अंदर कि वो एक इमेजिनरी लाइन है, और अगर सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे लैटिट्यूड्स को बराबर रूप से बाइसेक्ट कर देती है, यानी कि वो इक्वल हाफ कर देती है दोनों का, तो इक्विनॉक्स होता है। तो यही लिखा हुआ है इसके अंदर, आप देखेंगे क्योंकि लगा दीजिए ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स लेंथ ऑफ डेज 12 आवर्स एवरीवेयर ऑन द अर्थ, क्योंकि सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन हमारे लैटिट्यूड्स को समान रूप से काट देता है, इसी वजह से इसका आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, और अगर जो नए व्यूअर्स इसके अंदर जुड़ रहे हैं जिनको नहीं पता सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है और इक्विनॉक्स सोल्स्टिस क्या होता है, तो हमने लास्ट वीडियो इसी पे किया है सैटरडे को, वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। काफी ज्यादा वो अच्छा वीडियो बना है और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है और वो काफी इंटरेक्टिव भी बना है, तो आप देख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है, इमेजिनरी लाइन है, अगर ये इक्वल हाफ के अंदर लैटिट्यूड्स को काट रही है। लैटिट्यूड्स हमारे 23.5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर और 23.5 डिग्री साउथ, जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, अगर उसको वो बराबर रूप से काट रही है तो इक्विनॉक्स होता है। ऑलराइट, इसके अलावा एनवायरमेंट डे वाले दिन पे जो हमने क्विज किया था उसमें भी मैंने क्वेश्चन ऑफ द डे पुटअप किया था, और वो ये था कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बना रखा है क्या एनिमल अब्यूज को रोकने के लिए। तो इनमें से ऑप्शंस थे, आपको बताना था कौन सा है। तो आंसर इज ए, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट 1960 ये बना रखा है, जिसके अंदर 2000 रुपए की पेनल्टी है और 5 साल की जेल है। इस पेनल्टी को बड़ा या आगे करने की बातें चल रही हैं और जेल टर्म को भी आगे बात करने की चल रही है। ऑलराइट, इसके अलावा इसके लास्ट यानी कि सबसे फर्स्ट जो हमने किया था क्वेश्चन ऑफ द डे वो ये किया था, और इसका क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक जन ने सही दिया है, शायद उर्मिला जी करके कोई है, मैंने कमेंट में देखा उन लोगों ने सही दिया है, बाकी सब ने इसका आंसर गलत दिया है क्योंकि सब कंफ्यूज हुए हैं यहां पर। बेसिकली क्वेश्चन था कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आपको इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बनाना था, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के अंदर। तो पहली बात, वेवलेंथ इंक्रीज होगी जब आप गामा से रेडियो की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज होगा, यहां पर जैसे ही इनको गामा दिखा उन्होंने सही कर दिया इसको, ये ऑप्शन मैंने कंफ्यूज करने के लिए लगाया था आप लोगों को। जैसे ही गामा देखा सब ने इसको टिक कर दिया और सी सबने आंसर बता दिया, जबकि आप जानते हैं गामा रेस के बाद पहले आती है हमारी एक्स रेस, फिर आती है यूवी रेस, उसके बाद आती है फिर हमारी ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो ये गलत है, गामा रेस के बाद पहले एक्स रेस आती है, फिर यूवी रेस आती है, फिर इंफ्रारेड आती है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स आती है। तो इसलिए डी इज द राइट आंसर, एक्स रेस। ठीक है, गामा रेस यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत हो गया। एक्स रेस, यूवी रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो, दिस इज द राइट आंसर। सब लोगों ने इसका आंसर गलत दिया है, इसीलिए मैंने कहा था क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए। मैं इसीलिए कहता हूं कि आपको आता है तो ये जरूरी नहीं कि आप उसका आंसर भी सही लगा लेंगे और एग्जाम में आप कर पाएंगे। आंसर लगाने के लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जाके उसको आप लगा पाएंगे। ऑलराइट, ठीक है, आज की रिडल के बारे में बात करते हैं। आज जो हमने रिडल देखी थी, और ये रिडल थी ये कि भाई ये मजुली आइलैंड है, आप देख सकते हैं एक रिवरन आइलैंड है। ये रिवरन आइलैंड वो होते हैं जो रिवर्स के ऊपर सिचुएटेड होते हैं, रिवर्स पे बनते हैं और बेसिकली इरोजन से बन जाते हैं। जब मेंडरसन हमारे ऑक्सबो लेक बनते हैं तो उसके इरोजन से बेसिकली उन सेडिमेंट से ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आइलैंड्स बन जाते हैं रिवर्स पे। ठीक है, नॉर्मली आइलैंड जो होते हैं वो सीज पे होते हैं, किसी वाटर बॉडी पे होते हैं। तो मजुली आइलैंड लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड है। ये कहां पर मौजूद है? इंडिया में। इसमें रिवर का नाम भी मैंने दे दिया, दोनों ही इंफॉर्मेशन एक क्वेश्चन में दे दी। चाहता तो मैं शायद सिर्फ स्टेट का नाम देता, लेकिन मैंने स्टेट का नाम और रिवर भी बता दिया ताकि सारी इंफॉर्मेशन एक बार में मिल जाए, एक ही रिडल के अंदर खत्म हो जाए। तो इसका सही आंसर था बी, आसाम, ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, आसाम स्टेट के अंदर जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो होती है उसके अंदर ये मजोली आइलैंड है। और मजोली आइलैंड जो है इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरन आइलैंड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ये दर्ज हो चुका था 2016 के अंदर। किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि क्या ये लार्जेस्ट है या सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये लार्जेस्ट है।
ठीक है, और 2016 के अंदर इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी करा गया था। तो राइट आंसर इज बी। ऑल राइट, देखते हैं किन किन लोगों ने सही दिया है और आज कौन कौन फीचर हो रहे हैं। ये इनके सबके नाम देख सकते हैं, इन सभी लोगों ने आज सही आंसर दिए हैं। तन्मय ने सही आंसर दिया है, निशा ने दिया है, शुभजीत ने दिया है, ओमवीर, उसके बाद महाश्वेता ने सही दिया है, पीशु ने सही दिया है, भारती, आलिया, सारिका, बेबश्री, पौलमी, प्रिया, ज्योति, याशिका, मेघा एंड अरूप सरकार एंड द लास्ट रानी। ऑल राइट, इन सब लोगों ने सही आंसर दिए हैं और जो लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर आंसर देंगे उन्हीं को मैं फीचर करूंगा वीडियो के अंदर, क्योंकि अगर आप लेट करते हैं तो फिर आप लेट हो रहे हैं और मैं इसको बार बार नहीं कर सकता। इसी वजह से आपको टाइम पीरियड के अंदर देना है, विद इन 1 आवर दे दीजिए या 2 आवर्स के अंदर आप दे सकते हैं। तो इन लोगों ने सबने सही आंसर दिया है, रात के फीचर ये लोग हुए हैं, तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह से रिडल्स सॉल्व करते रहिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑल राइट, अब बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं, अगेन हम मॉक टेस्ट ले रहे हैं और मॉक टेस्ट ले रहे हैं हम हमारे ज्योग्राफी का, जिसके अंदर प्राइमरीली हम करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट जो मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मेट वही होता है हमारे एमसीक्यूज का। पहले क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए, उसके बाद मैं एक टाइमर लगा देता हूं। ठीक है, टाइमर के अंदर ही आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन भले ही आप मत पढ़िए, आप सिर्फ ऑप्शन पे जाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन मुझसे सुन सकते हैं, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। तो आपको टाइमर के अंदर देना है, टाइमर से ना तो पहले ना टाइमर के बाद, टाइमर के अंदर, यानी कि 20 सेकंड्स का जो टाइमर है उसी के अंदर आपको देना है। और उसके बाद एक सही आंसर मैं आपको बताऊंगा क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा विद डायग्राम, जो भी रेलेवेंट होगा। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, पहला क्वेश्चन आ रहा है, अब आपको बताना है इसमें से क्या है और टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट एल्बिडो? इनमें से क्या एल्बिडो अफेक्ट नहीं करता है? पहला, नेचर ऑफ सरफेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज या क्लाउड कवर। बताइए क्या होगा, और टाइमर स्टार्ट हो चुका है। बताइए एल्बिडो को क्या अफेक्ट नहीं करता है इनमें से? डज नॉट, बताइए क्या होगा ABCD में से? कम ऑन, डोंट बी लेजी। ऑल राइट, समय खत्म हो चुका है। अब आपको बताना था इसमें से क्या, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट एल्बिडो। तो एल्बिडो को क्या अफेक्ट नहीं करता है? नेचर ऑफ सरफेस बिल्कुल करती है, स्मूथ सरफेस ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनराइज ये डाउटफुल लगता है, क्लाउड कवर, यस क्लाउड कवर करता है, हम जानते हैं एल्बिडो जो है हमारा क्लाउड कवर से होता ही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ओनली 2B इज द राइट आंसर। जो अफेक्ट नहीं करता है वो करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज, यानी कि सनरेज अगर वर्टिकल हो या हमारी स्लांटिंग हो उससे फर्क नहीं पड़ता। एल्बिडो आप देखेंगे, ये एक डायग्राम इसका, यहाँ पर आप हर तरह की सनरेज देख सकते हैं, यहाँ पे वर्टिकल भी है, स्लांटिंग भी है, लेकिन आप देखेंगे हर जगह एल्बिडो जो है वो अलग अलग है। तो एल्बिडो का एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सनरेज से कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा जो होता है वो फ्रेश स्नोई एरियाज पे होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं फिर वाटर बॉडीज में होता है, फिर फॉरेस्ट एरियाज में होता है, ग्रासलैंड में होता है। तो ये फर्क है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का एल्बिडो में कुछ फर्क नहीं है। और जिन लोगों को एल्बिडो नहीं पता तो आप जाके देखेंगे वीडियोस हमारे, जो हमने इंसोलेशन में डिस्कस किया है, मैंने हीट बजट में भी किया है और मैंने सोल्स्टिस और इक्विनॉक्स के अंदर भी बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट, which among the following is a correct sequence of various EMR spectrum bands in an ascending order of wavelength? ascending order of wavelength and your time starts now। बताइए, वही EMR का आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है EMR को। आपको बताना है ascending order of wavelength, छोटे से बड़ा बताना है आपको वेवलेंथ को। ठीक है, बताइए क्या होगा ABCD। ऑल राइट, समय खत्म होने वाला है, कमेंट कीजिए, समय होता है समाप्त। आपको बताना था इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितने भी रेडिएशंस हैं उन सब की अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है। तो आपको उसमें बताना था कि असेंडिंग वेवलेंथ में क्या ऑर्डर बनता है। तो उसका सही आंसर है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर, यूवी, ब्लू, ग्रीन, रेड। क्योंकि यूवी के बाद हम जानते हैं एक विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, विजिबल स्पेक्ट्रम में विबग्योर होता है। आप देखेंगे ये डायग्राम, आप देखेंगे, देखो ये हमारी गामा रेज है, ये एक्स रेज है, ये यूवी रेज है। उसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है जिसके अंदर विबग्योर आता है। तो आप देखेंगे ब्लू, ग्रीन, रेड आपको दिखता है। रेड जो है सबसे ज्यादा इसकी वेवलेंथ है, 750 के आसपास है। ठीक है, ग्रीन की 570 है और ब्लू की 495 है। तो ब्लू, ग्रीन, रेड इस तरह से बनता है विबग्योर का। दिस इज द राइट आंसर। आप देखेंगे यूवी, ठीक है, यूवी ये रहा हमारा, ये यूवी और उसके बाद विबग्योर आ रहा है आपका। तो दिस इज द राइट आंसर। जरूरी नहीं कि हर बार आपको माइक्रोवेव्स और रेडियोवेव्स दे रखा हो, सिर्फ विबग्योर से भी पूछा जा सकता है। तो आपको उसको सही बताना है। ऑल राइट, इसके अंदर एक और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप जिस तरह से इस तरफ जाएंगे, यानी कि अब गामा से रेडियोवेव्स की तरफ जा रहे हैं, तो वेवलेंथ होती है हमने हमारी बढ़ जाती है वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ जाती है रेडियो वेव्स की तरफ। और अगर रेडियो वेव से अगर आप जा रहे हैं गामा रेस की तरफ, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ जाती है। इनवर्स रिलेशन है, ये बात को ध्यान रखनी है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जिन लोगों को इसमें डिटेल वीडियो देखना है, जो नए जुड़े हुए हैं, तो आप वीडियो देख सकते हैं। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है, इंसुलेशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम से एक वीडियो है। उसके अंदर हमने डिटेल के अंदर बात की है पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है
और ये किस तरह से वर्क करता है, और वो सारी चीजें हमने डिस्कस की है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ एटमॉस्फेयर, इनमें से क्या एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं है, या इनमें से क्या में एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए एबीसीडी में से क्या होगा। विच अमंग द फॉलोइंग लेयर इज डिवॉइड ऑफ एटमॉस्फेयर, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय खत्म होने वाला है और समय होता समय, ठीक है। तो राइट आंसर इसका होगा दोस्तों सी, मैग्नेटोस्फीयर। अब मैग्नेटोस्फीयर क्या होता है। मैग्नेटोस्फीयर के लिए आपको अगर ध्यान हो तो मैंने एक कहें कि वायरल टॉपिक बनाया था, और हम लोग इस तरह के टॉपिक बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई के अलावा भी कुछ और चीज़ें पता लगती रहें। रिलेटेड टू ज्योग्राफी में बनाता हूँ वायरल टॉपिक्स, जैसे मैंने हमारे यूजीसी के लिए बनाया था कि डोल डिग्रीज जो है अप्रूव हो गई हैं। इसके अलावा मैंने एक और एक वायरल टॉपिक बनाया था, वो था अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जो एक न्यूज़ चल रही थी, साउथ अटलांटिक एनोमली, ठीक है। वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके देखे, आपको बहुत कुछ चीज़ें जानने को मिलेंगी। उसके अंदर बेसिकली हमने बात की थी कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीकन हो रहा है। तो मैंने उसमें ये समझाया है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली क्या है, जब हमारा आउटर कोर जो है, जो लिक्विड स्टेट के अंदर है, ठीक है, और जब इसी लिक्विड स्टेट के अंदर आउटर कोर जब अर्थ के रिवोल्यूशन के साथ या रोटेशन के साथ घूमता है, तो हमारा आउटर कोर एक डायनामो की तरह बिहेव करता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होती है अर्थ की। दिस इज द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द रोटेशन ऑफ द आउटर कोर, द लिक्विड आउटर कोर है हमारा, ठीक है, उसकी वजह से होता है। तो जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो बेसिकली क्या होता है, एटमॉस्फेयर के बाहर अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, सन से आने वाली जितने भी रेडिएशंस हैं या जितने भी यूनिवर्स में रेडिएशंस हैं, इवन सोलर विंड्स जो हैं, वो जब अर्थ की तरफ आती हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उसको डेविएट कर देती है टुवर्ड्स पोल्स, और इसी वजह से हमें पोलर एरियाज पे अरोरास इस तरह की लाइट्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैग्नेटोस्फीयर बेसिकली क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है, जो भी रेडिएशंस, हार्मफुल रेडिएशंस आ रही हैं, एटमॉस्फेयर तो क्या कर रही है, इसको एब्जॉर्ब कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी ओजोन लेयर जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, सिर्फ यूवी रेस को। इसके अलावा और भी हार्मफुल रेडिएशंस हैं, कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, सोलर विंड्स हैं, जिसको यूवी रेस कुछ नहीं कर सकती, तो उसमें मैग्नेटोस्फीयर क्या करती है, उन सब रेडिएशंस को डेविएट कर देती है, अर्थ की तरफ नहीं आने देती। तो ये बेसिकली क्या है मैग्नेटोस्फीयर, आप देखेंगे ये हमारी अर्थ है, और ये मैंने बताया था ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एरिया अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर। आप देखेंगे ये मैग्नेटोस्फीयर है, और इसकी टॉप मोस्ट बाउंड्री को मैग्नेटोपॉज कहा जाता है। इसकी एक टेल भी होती है जिसको मैग्नेटोटेल कहते हैं। ये सोलर विंड्स आ रही है अर्थ की तरफ सोलर विंड्स आ रही है, तो इसको ये डेविएट कर देती है, और ये पूरा जो एरिया है इसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्फीयर, ठीक है। तो मैग्नेटोस्फीयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो यहीं रह गया हमारा। एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है, आप जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, मैग्नेटोस्फीयर इज द राइट आंसर। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What are isotherms? Why are isotherms more irregular and closely spaced in northern hemisphere? आपको बताना है isotherms जो हैं वो irregular क्यों हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लोजली स्पेस्ड क्यों होते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा इसका एबीसीडी में से। आइसोथर्म्स अगर नहीं पता तो मैं उसको बताऊंगा अभी इसके बाद आइसोथर्म्स क्या होते हैं। बताइए क्या होगा, समय खत्म होने वाला है। एबीसीडी में से क्या होगा आंसर। आइसोथर्म्स इरेगुलर और क्लोजली स्पेस्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्यों होते हैं। ऑलराइट, समय होता है खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए इज द राइट आंसर, प्रेजेंस ऑफ लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हम ये बात जानते हैं दोस्तों, हमारे 4 हेमिस्फीयर हैं और प्राइमरीली 2 हेमिस्फीयर हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। आप ये देखेंगे अनॉमली, आप देखेंगे कि इक्वेटर के ऊपर जो स्फीयर है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वहां पे मेजॉरिटी यानी कि 95% ऑफ लैंड मास वहां पे मौजूद है, ठीक है। और वहां पर ओशन तो है ही, लेकिन वहां पर एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है लैंड और वाटर का। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर पे आप देखेंगे कि वहां पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड मास काफी कम है और मेजॉरिटी वहां पे वाटर बॉडीज हैं, ये बात आप जानते हैं। तो इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होता है, अनइक्वल टेम्परेचर अनोमली होती है लैंड मास की और वाटर बॉडीज की। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट कम है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है वो एक क्वेश्चन मैंने बना रखा है उस पर, वो हम देखेंगे स्पेसिफिक क्या होती है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बेसिकली क्या होता है, वाटर की एक क्वालिटी होती है कि वाटर जो है वो हीट ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और उसकी क्वालिटी है कि वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है एज कम्पेयर टू द लैंड मास। लैंड मास बहुत जल्दी गर्म होते हैं और बहुत जल्दी हीट रिलीज करते हैं। तो इस वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्योंकि लैंड मास भी है, वाटर बॉडीज भी है, तो वहां पर एक टेम्परेचर अनोमली बनती है। तो आइसोथर्म्स जो हैं बेसिकली वो इरेगुलर होते हैं और वो क्लोजली शेप्ड होते हैं, क्योंकि कारण उसका ये प्रेजेंस ऑफ लैंड मास इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप आइसोथर्म्स सदर्न हेमिस्फीयर का देखेंगे तो वो एक्जैक्टली पैरेलल है, उसमें कोई भी आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ये आप डायग्राम देखेंगे, आप देखो यहाँ पर ही आइसोथर्म्स बेसिकली क्या होते हैं। आइसोथर्म्स वो इमेजिनरी लाइन है
जिसको हम ड्रॉ करते हैं उन एरियाज को जोड़ने के लिए जहां पर सेम टेम्परेचर है, ठीक है। ये अगर 20 डिग्री आइसोथर्म है मतलब ये पूरे एरिया के अंदर 20 डिग्री है। ये एक ट्रॉपिकल रीजन है, यहां से लेकर यहां तक, इवन मैक्सिको, योर वेस्टर्न अफ्रीका, इंडिया और यहाँ के जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे 20 डिग्री टेम्परेचर रहता है। ये इसका मतलब होता है। इसके अलावा ये -25 डिग्री आइसोथर्म मतलब इस पूरे इलाके में, इवन अलास्का है, ग्रीनलैंड है, आइसलैंड है, यहाँ पर रशिया के अंदर साइबेरिया जो है, यहाँ पर 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है। तो आइसोथर्म इसलिए बनाते हैं टू कनेक्ट दोस प्लेसेस दैट आर हैविंग द इक्वल टेम्परेचर, ठीक है। अब आप देखोगे ये आइसोथर्म सदर्न हेमिस्फीयर पे आप देखो किस तरह से पैरेलल है और कोई भी इसके अंदर वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप देख रहे हैं आइसोथर्म्स, वो देखो किस तरह से, एक तो पैरेलल नहीं है, उसके अलावा आप देखेंगे क्लोजली स्पेस्ड भी है। देखो यहाँ पे बिल्कुल क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ क्लोजली स्पेस्ड है, फिर यहाँ वाइडली स्पेस्ड है, ठीक है, यहाँ फिर क्लोजली स्पेस्ड है और ये अनइक्वल है, मतलब ये इस तरह से कभी ऊपर है कभी नीचे, कभी ऊपर है कभी नीचे है। तो इसका आंसर है कि भाई जो आइसोथर्म्स होते हैं वो मतलब इरेगुलर इसलिए है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे आप देखेंगे वाटर बॉडीज भी हैं और लैंड मास भी हैं और दोनों की वाटर हीटिंग कैपेसिटी जो है या टेम्परेचर जो एनॉमली है, प्रॉपर्टीज जो है, हीटिंग प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग है। लैंड मास जो है बहुत जल्दी जल्दी गर्म होते हैं, जल्दी हीट रिलीज करते हैं एज कम्पेयर टू द वाटर बॉडीज जो बहुत जल्दी गर्म नहीं होते और जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, ठीक है। तो यही कारण है इसका। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोथर्म्स क्यों होते हैं वाइडली स्पेस्ड और क्लोजली स्पेस्ड और इरेगुलर क्यों होते हैं बेसिकली। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं। क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोथर्म्स इंडिकेट्स व्हाट, यानी कि जब आइसोथर्म्स क्लोज होते हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, वो क्या इंडिकेट करते हैं? इनमें से आपको बताना है, 4 ऑप्शन हैं, बताइए। जब आइसोथर्म्स क्लोज स्पेस्ड होते हैं तो वो क्या इंडिकेट करते हैं और जब वाइड होते हैं तो क्या इंडिकेट करते हैं? ऑलराइट, समय खत्म हो चुका है दोस्तों। तो उसका आंसर है ए, रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर। जब भी आइसोथर्म्स, आंसर इसका है रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी आइसोथर्म्स बेसिकली क्लोजली स्पेस्ड होंगे तो वो बेसिकली एक शार्प टेम्परेचर ग्रेडियंट बताएंगे, शार्प टेम्परेचर डिफरेंस बताएंगे, यानी कि वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत रैपिड चेंज हुआ है, ठीक है। आप यहां पे देखो, ये डायग्राम आप देखेंगे, यहाँ पे वाइडली स्पेस्ड है, मतलब यहाँ पे मान लो ये लैंड मास है, ठीक है, लैंड मास आप देख सकते हैं, लैंड मास है, ये गर्म होगा। लेकिन जैसे ही ये वाटर बॉडीज पे आइसोथर्म गई तो आप देखेंगे क्लोजली स्पेस्ड हो गया, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर एकदम से चेंज हुआ। तो रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर जहां भी होगा वहां पे आइसोथर्म्स जो होंगे वो क्लोजली स्पेस्ड होंगे, और जहां पे टेम्परेचर चेंज ज्यादा नहीं होगा, मोर और लेस कॉन्स्टेंट होगा, वहां पे वाइडली स्पेस्ड होते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इस पूरे वाटर बॉडी में आप देखेंगे ये एक पूरी वाटर बॉडी है, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी लैंड मास नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर आइसोथर्म जो है वो वाइडली स्पेस्ड आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे किस तरह से क्लोजली स्पेस्ड है, यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड है और यहाँ पर भी क्लोजली स्पेस्ड है दोस्तों, ठीक है। ये कारण है यहाँ पे क्लोजली स्पेस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आए थे हमारे हिमालयस के जस्ट बाद आपको एक शार्प टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस टेम्परेचर या बहुत ठंडा इलाका स्टार्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो क्लोज स्पेसिंग ऑफ आइसोथर्म्स मतलब रैपिड चेंज ऑफ टेम्परेचर और वाइड स्पेसिंग मतलब नॉर्मल चेंज ऑफ टेम्परेचर या नॉर्मल रेट या इवन कॉन्स्टेंसी इन द टेम्परेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द हीट बजट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मेंटेन्ड बाय, आपको बताना है इसमें क्या है, ABCD बताइए। हीट बजट किससे मेंटेन होता है? ABCD, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम इसको। हीट बजट किससे मेंटेन होता है? रिफ्लेक्शन से, एब्जॉर्प्शन से, रिफ्रैक्शन से या डी से? बताइए क्या होगा इसका आंसर। ऑलराइट, समय होता है खत्म और राइट आंसर है इसका डी, इनकमिंग इंसोलेशन इन शॉर्ट वेव्स एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस इन द लॉन्ग वेव्स। डी इज द राइट आंसर। ये बात हम जानते हैं, हीट बजट में हम पढ़ते हैं सन से आने वाली जो भी सनरेज हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ के अंदर हैं, और जो अर्थ रेडिएट कर रही है आफ्टर एब्जॉर्प्शन, और जब वो रेडिएट करती है वो टेरेस्ट्रियल लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं। और फिर इनका एक बजट हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि भाई 100% अगर यूनिट्स हैं तो उसमें से 30% जो है वो एल्बिडो से चली गई, जो हीट बजट में काउंट नहीं होती। फिर 70% बची, 70% में से आप देखेंगे 23% एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब कर ली, 47% अर्थ के पास आई, और 47% जो अर्थ ने एब्जॉर्ब किया, अर्थ ने उसको रिलीज भी कर दिया 47 के अंदर। और इस 47 को जब आपने 23 से मिलाया जो एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब किया था, क्योंकि एटमॉस्फेयर रिलीज करेगा, तो 47 + 23 किया तो वापस से वो 70 हो गया। ये हमारा हीट बजट होता है दोस्तों। ऑलराइट, तो ये मैंने डायग्राम लगाया था, अगर आपको ध्यान हो। इनकमिंग सोलर रेडिएशन अगर 100% है तो 30% आपका चला गया एल्बिडो में, रिमेनिंग बचा आपका 70% में से 23% एब्जॉर्ब किया है हमारे एटमॉस्फेयर ने, जिसके अंदर ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद 47% अर्थ पे आया है, अर्थ ने रिलीज किया है कंडक्शन से, लेटेंट हीट से, और डायरेक्टली इनटू स्पेस, एंड इसका कुछ पार्ट एटमॉस्फेयर ने भी एब्जॉर्ब किया है। तो ये टोटल अगर मिला देते हैं तो ये बनता है 47, और जब ये अगर आप मिला देते हो इससे, क्योंकि ये एब्जॉर्ब हुआ है तो ये रिलीज भी होगा, तो 23 + 47 वापस से 70 हो जाता है, यानी कि हीट बजट जो है वो बैलेंस हो जाता है। ये हमने देखा था हीट बजट के अंदर। डिटेल में अगर जो देखना चाहते हैं हीट बजट, हमने एक वीडियो बना रखा है उस पर,
और उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, बाकायदा मैंने पूरे फिगर्स बताए हैं उसके अंदर। अभी तो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, वहाँ पर आपको बेसिकली मैंने पूरा फिगर्स से बताया कि भाई कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच अमंग द फॉलोइंग जोन्स द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन इज हाईएस्ट एंड द सीजनल वेरिएशन इन द इंसोलेशन इज लोएस्ट। आपको बताना है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए कहां पे इंसोलेशन ज्यादा है और सीजनल वेरिएशन वहां पे कम से कम है, इनमें से कौन सा जोन है वो बताइए। ए बी सी डी, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है खत्म। सो उसका सही आंसर है दोस्तों सी, ट्रॉपिकल जोन्स। दिस इज द राइट आंसर। ऑल दो ट्रॉपिकल जोन के कंपैरिजन में सब ट्रॉपिकल जोन को इंसोलेशन ज्यादा मिलती है, लेकिन यहां पे बात हो रही है पहली बात तो हाईएस्ट की। इनमें से क्या हाईएस्ट है? तो ट्रॉपिकल जोन है। लेकिन अगर ये यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन भी बोलता तब भी आप ट्रॉपिकल जोन बोलते, क्योंकि यहाँ पे ये बोल रहा है हाईएस्ट इंसोलेशन तो मिल ही रही है, लेकिन सीजनल वेरिएशन और इंसोलेशन लोएस्ट है। यानी कि जो एनुअल टेम्परेचर है वहां पे कोई बहुत ज्यादा एनोमली नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इंसोलेशन बेसिकली होता है हमारा समर सीजन में ज्यादा। ठीक है, नॉर्मली जब विंटर्स आती है तो वहां पे टेम्परेचर कहीं ना कहीं कम होता है। ठीक है, जैसे ही आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको टेम्परेचर कम होता दिखेगा। लेकिन इक्वेटोरियल रीजन पे, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पे टेम्परेचर कभी भी कम नहीं होता। पूरे साल वहां पे टेम्परेचर जो है वो 30 से 35 डिग्री मेंटेन रहता है। ठीक है, और इसी वजह से वहां पर जो है, इसीलिए इसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। वहां पे लो प्रेशर बनता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो राइट आंसर इज ट्रॉपिकल जोन। यहाँ पे हाईएस्ट इंसोलेशन भी है और सीजनल वेरिएशन यहाँ पे कम से कम है, लोएस्ट है। ऑलराइट, आप डायग्राम देखेंगे, ये जितने भी जोन्स आप देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल जोन है, ये हमारा सब ट्रॉपिकल जोन है, या टॉरेट जोन जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर यूनिफॉर्मिटी है टेम्परेचर की, पूरे साल यहां पे इंसोलेशन भी ज्यादा है और यहां पर टेम्परेचर अनोमली यानी कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर यहां पे बहुत कम है। पूरे साल यहां पे टेम्परेचर जो है वो 1-2 डिग्री से ही कम हो पाता है। विंटर्स में मोटा मोटा यहां पे देखें तो टेम्परेचर जो है अगर 35 था तो वो शायद 32 या 33 से पहुंच जाएगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग इक्विनॉक्स बोथ हेमिस्फीयर रिसीव्स इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट। The length of day and night is equal in both hemispheres. The length of day is 12 hours at the equator. आपको बताना है इनमें से क्या सही है, ए बी सी डी क्या है। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, इक्विनॉक्स हमने पढ़ा है लास्ट लेक्चर के अंदर, सॉल्स्टिस एंड इक्विनॉक्स, उसी में से कोई एक क्वेश्चन है, आपको बताना है क्या है क्वेश्चन, आंसर क्या है बेसिकली, बताइए क्या होगा उसका सही आंसर ड्यूरिंग एन इक्विनॉक्स। ए बी सी डी, वेरी इजी। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इक्विनॉक्स बेसिकली क्या है, एक ज्योग्राफिकल फिनोमिना है जहां पर दोनों पोल्स जो है वो सन को फेस करते हैं और वहां पे सर्कुलर रिवोल्यूशन क्या करता है, सारे लैटिट्यूड्स को इक्वल बाइसेक्ट करता है, इक्वल हाफ के अंदर करता है, जिसकी वजह से 12 आवर्स ऑफ डेज और 12 आवर्स ऑफ नाइट होते हैं। और कोई भी पोल जो सन से वो अवे नहीं है। ठीक है, तो दो तरह के होते हैं हमारे, ऑटमनल और स्प्रिंग होते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है, इसी वजह से इसका आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। सारे करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव इज राइट। ऑलराइट, तो ये हमने देखा था डायग्राम, आप देख सकते हैं सॉल्स्टिस और इक्विनॉक्स में चले थे, तो ये इक्विनॉक्स का है डायग्राम और ये इक्विनॉक्स का है। आप देखेंगे जो सनराइज है वर्टिकली इक्वेटर पे पड़ रही है और सर्कुलर इल्यूमिनेशन जो है वो तीनों इक्वेटर को मतलब समान रूप से काट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। और कोई भी पोल, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, वो सन से अवे नहीं है। दिसंबर सॉल्स्टिस में आप देखेंगे नॉर्थ पोल अवे हो चुका है, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर जा चुका है, और साउथ पोल जो है वो साउथ पोल जो है वो सन के पास है। जून सॉल्स्टिस में हम देखेंगे नॉर्थ पोल सन के पास है और वर्टिकल सनराइज पड़ रही है टॉपिक ऑफ कैंसर के अंदर, और साउथ पोल जो है वो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से बाहर है और वो अवे भी है। ठीक है, लेकिन इक्विनॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे 12 आवर्स ऑफ डे 12 आवर्स ऑफ नाइट होती है। दो आते हैं मार्च 21 या 22 जिसको हम स्प्रिंग कहते हैं, और एक आता है सितंबर 22 या 23 जिसको हम ऑटमनल कहते हैं या वर्नल भी कहते हैं। इसको नहीं, वर्नल हम स्प्रिंग वाले को कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ इज द लॉन्ग वेव रेडिएशंस डिफर फ्रॉम रिफ्लेक्शन। लॉन्ग वेव रेडिएशंस रिफ्लेक्शन से कैसे डिफर करती है आपको बताना है। एंड टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या होगा। रिफ्लेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये चार चीजें हैं। ठीक है, क्या फर्क है चारों के अंदर? रेडिएशन और रिफ्लेक्शन के अंदर क्या फर्क होता है आपको बताना है। ए बी सी डी, बताइए क्या होगा। और समय होता है समाप्त। आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर। इन रिफ्लेक्शन रेज आर टर्न डायरेक्टली बैक विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब, whereas in the long wave radiations the object gets heated first। बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्बिडो में जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आती हैं वो आफ्टर एब्जॉर्प्शन आती है, जो हमने हीट बजट में देखा भी है। अर्थ 47 यूनिट्स को पहले एब्जॉर्ब करती है, उसी के बाद वो उसको रिलीज करती है अलग अलग फॉर्मेट के अंदर, ये हमने देखा था। तो इज द राइट आंसर। रिफ्लेक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, लाइट छू के चली जाती है, ये आप डायग्राम देखेंगे। ठीक है,
तो देखो किस तरह से सनरेज जो आ रही है, इसको देखो, ये एल्बिडो है बेसिकली। क्या हो रहा है, सनरेज जो भी आ रही है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है, क्लाउड से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन क्या होता है, कई बार जो भी सनरेज आ रही है अर्थ पे, वो पहले एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो पहले एब्जॉर्ब होंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर अर्थ रेडिएट करेगा अलग अलग फॉर्मेट के अंदर। कुछ कंडक्शन से होंगी, कुछ कन्वेक्शन से होंगी, कुछ डायरेक्टली स्पेस पे जाएंगी, और कुछ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है, ठीक है। तो रेडिएशन के लिए, अर्थ की टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के लिए पहले एब्जॉर्प्शन जरूरी है, और रिफ्लेक्शन और रेडिएशन में यही फर्क होता है। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कंडक्शन बेसिकली क्या है, जब दो बॉडी है जिनका टेम्परेचर अलग अलग है, तो जब वो कांटेक्ट के अंदर आती है तो उसमें ट्रांसफर ऑफ हीट होता है, यानी कि जो हॉटर बॉडी है उसका हीट जो है वो जो कूलर बॉडी है उसमें ट्रांसफर हो जाता है। कंडक्शन के अंदर कांटेक्ट जरूरी है। कन्वेक्शन बेसिकली मैंने बताया था, जब अर्थ की एटमॉस्फेयर जब हीटअप होती है, सॉरी, जो अर्थ के सरफेस हीटअप होती है, तो ये मान लो अर्थ की सरफेस है फॉर एग्जांपल, ये अगर हीटअप हो रही है, हीटअप होने के बाद फिर यहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर की वजह से जितने भी एयर्स हैं हमारे, जो हमारी एयर्स जो मौजूद है, वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देती है, वर्टिकल अप करंट चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक लो प्रेशर बन रहा है, एयर की डेंसिटी कम हो रही है। तो जब ये एयर वर्टिकली मूव करती है हॉरिजॉन्टल की जगह, तो वर्टिकल करती है तो उसको करंट की तरह जाती है, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है, कन्वेक्शन, ठीक है। इसके अलावा रेडिएशन हम जानते हैं, ये रेडिएशन आ रही है जब अर्थ शॉर्ट वेव्स के अंदर सन से आ रही है, और अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव्स के अंदर रिलीज कर रहा है। तो ये फर्क होता है रेडिएशन, कन्वेक्शन और हमारे रिफ्लेक्शन के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, दिस इज द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एंड वेयर when the earth is at perihelion, the north hemisphere experience, क्या करता है नॉर्थ हेमिस्फीयर? ऑटम, विंटर, समर, स्प्रिंग, बताना है। पेरिहेलियन में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्या हो रहा होता है, बताइए। ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, डेट्स पे है पूरा क्वेश्चन ये। पेरिहेलियन, पेरी मेरी, मैंने ऐसे बताया था, ठीक है। समय होता है समाप्त। तो आपको ध्यान होगा पेरिहेलियन, एपिहेलियन दो चीजें जिसको हमने इंसोलेशन के अंदर पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंसोलेशन, ठीक है। ये दो ऐसे फिनोमिना हैं जब अर्थ अपने रिवॉल्यूशन जब करती है, जब वो सन के कभी करीब हो जाती है, कभी दूर हो जाती है। जब वो करीब हो जाती है तो उसको हम कहते हैं पेरिहेलियन, ठीक है, और जब वो दूर हो जाती है तो उसको हम कहते हैं एपिहेलियन। पेरिहेलियन की डेट है 3 जनवरी, एपिहेलियन की डेट है 4 जुलाई। तो पेरिहेलियन की अगर 3 जनवरी डेट है तो वेरी ऑब्वियस क्या हो रहा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे विंटर्स आ रहे होंगी। तो सही आंसर होगा उसका बी इज द राइट आंसर, विंटर सीजन। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम पेरिहेलियन का, आप देखेंगे 2 या 3 जनवरी होता है, और यहाँ पे जस्ट विंटर सॉल्स्टिस पास हुआ है। विंटर सॉल्स्टिस में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है, और पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को कम इंसोलेशन मिलता है, क्योंकि सन जो है अपनी सनरेज दे रहा है सदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकली दे रहा है। इसी वजह से इस हेमिस्फीयर पे विंटर्स पड़ते हैं। तो बेसिकली इसी के कुछ टाइम बाद मैंने आपको डायग्राम में बताया था, पेरिहेलियन आता है 2 जनवरी को, और यहाँ पर इस वक्त अर्थ का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस कर रहा है विंटर सीजन। और उसके बाद वर्नल इक्विनॉक्स आता है, आप देख सकते हैं, उसके बाद समर सॉल्स्टिस आता है, फिर एपिहेलियन भी यहाँ पर आता है। मैंने आपको बताया था कि भाई समर सॉल्स्टिस के बाद 4 जुलाई को या 3 जुलाई को एपिहेलियन आता है, फिर हमारा ऑटमनल इक्विनॉक्स आता है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। ये सारी गैसेस को आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। इसको याद करने की एक ट्रिक मैंने बताई थी, एक फनी सा निमोनिक बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो आप इसको आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको करने में। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए ABCD में से। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट एटमॉस्फेयर इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वॉल्यूम। ऑलराइट, द राइट आंसर इज नो AC ऑन नेशनल हाईवे फॉर MH कार्स। ये मैंने निमोनिक कराया था, तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा, नो AC। कोई कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, नो AC बोलो, और जो भी आपको यहाँ पे दिखता है नो AC वाला, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो नो AC, ए इज द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन, द एमिशन इन विच अमंग द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैस इज एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक। बताना है आपको इनमें से क्या एंटायरली एंथ्रोपोजेनिक है, इनमें से क्या है, बताइए क्या होगा। क्या होगा बताइए। ग्रीन हाउस गैसेस कुछ नेचुरल होती है, कुछ एंथ्रोपोजेनिक होती है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा क्या होता है। ऑलराइट, ABCD क्या होगा आंसर बताइए। समय होता है समाप्त। तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन मेड। तो ग्रीन हाउस गैस कुछ ह्यूमन मेड होती है, कुछ हमारी नेचुरल होती है। नेचुरल में हमारी मीथेन होती है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेकिन जो ह्यूमन मेड होती है वो हम देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकती है। और इसका आंसर है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमारे रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ होता है। जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं या इवन ACs हैं, वहाँ पर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ करते हैं। ऑल्दो उसको हम बैन कर चुके हैं, अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है और ये ओजोन को डिप्लीट करती है, ये भी आप बात जानते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, अभी मैंने डिस्कस किया, बताइए क्या होगा ABCD में से इक्वल टेम्परेचर। ऑलराइट, यहाँ पे शायद यस देयर इज अ मिस्टेक हियर इन द क्वेश्चन। लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल टेम्परेचर, नहीं सही है, ठीक है, बताइए क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें जवाब पता होता है और हम क्वेश्चन में वो ऑप्शन ढूंढते हैं, ठीक है, और अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम टेंस हो जाते हैं कि यार कहाँ गया, ये तो उसका आंसर ही नहीं है। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप देखेंगे कुछ और भी तो ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ई, नन ऑफ दीस, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि द लाइन जॉइनिंग द प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर इज आइसोथर्म। आइसोप्लेथ भी नहीं है, आइसोबार्स भी नहीं है, आइसोहाइट्स भी नहीं है, या आइसोटोप्स भी नहीं है। ई इज द राइट आंसर, इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द वाटर बॉडी, क्यों होता है बताइए ABCD में से। अभी हमने कुछ डिस्कस किया है इसके बारे में। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड इज ऑलवेज मोर देन दैट ऑफ द वाटर बॉडीज, क्यों बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। एवरेज टेम्परेचर ऑफ लैंड इज मोर देन दैट ऑफ द वाटर बॉडी, मोटा मोटा तो हम जानते हैं कि भाई लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, बहुत जल्दी रिलीज करता है, और वाटर जो है वो जल्दी जल्दी गर्म होता है और जल्दी जल्दी गर्म नहीं होता है और जल्दी जल्दी ठंडा नहीं होता है, यानी कि टाइम लगाता है गर्म होने में और ठंडा होने में भी टाइम लगाता है। तो कारण इसका है सी, द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लोअर देन दैट ऑफ द यहाँ पे होगा द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लोअर देन दैट ऑफ द वाटर बॉडी। यहाँ पे वाटर बॉडी नहीं लिखा हुआ है, ऑल्दो आंसर इसका सी है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट बेसिकली वो हीट होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल यूनिट ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू रेज बाय 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस है, उसका वेट भी होता है, उसका मास भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं मास, ठीक है। मास जो है वो लेजिटिमेट होता है क्योंकि वेट के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपका वेट 60 kg है तो वो आपका वेट है, ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल मास बेसिकली क्या है, जब आप इसको जाकर डिवाइड कर देंगे 1/6 से, तो आपका जो वेट है वो 1/6 हो जाएगा जब आप मून पे जा रहे हैं, ऐसा हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें कहा जा रहा है कोई भी सब्सटेंस है उसके मास की एक यूनिट जो है, अगर उसका हम 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, अगर वो बढ़ जाता है तो वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसका सिंगल मास, यानी कि उसकी मास की पहली यूनिट की अगर हम ले लें उसको, और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, जितना भी टेम्परेचर लग रहा है वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। तो आप देखेंगे वाटर बॉडीज जो है वो हीटअप जो है वो गर्म जो है वो लेट होती हैं और वो अपनी हीट भी रिलीज लेट करती हैं एज कम्पेयर टू द लैंड बॉडीज जो बहुत जल्दी हीटअप होती है और बहुत जल्दी अपनी हीट रिलीज कर देती है। कारण उसका ये आप देखेंगे, वाटर बॉडीज जो है पहली बात ओपेक नहीं है सोलर रेडिएशन से, वो ट्रांसल्यूसेंट हो सकती है लेकिन ओपेक नहीं है। सोलर रेडिएशन जो है उसको पेनिट्रेट करती है, काफी अंदर तक जाती है। इसके अलावा वाटर बॉडीज में इंटरमिक्सिंग चलती रहती है, ठीक है, पानी के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी आप देखेंगे। इसी वजह से यहाँ पर हीट जो है लैंड मास को कम चाहिए गर्म होने के लिए, लेकिन वाटर बॉडीज को हीट ज़्यादा चाहिए गर्म होने के लिए। इसी वजह से स्पेसिफिक हीट जो लैंड की कम होती है और वाटर की ज़्यादा होती है। आप देख सकते हैं इसको 25 डिग्री चाहिए, इसको 30 डिग्री चाहिए, ठीक है, हीटअप होने के लिए। एक जनरल इलस्ट्रेशन है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट ये होती है किसी भी सब्सटेंस के एक मास को, एक यूनिट ऑफ मास को अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जितना उसको टेम्परेचर लग रहा है उसके 1 डिग्री से बढ़ने के लिए वो उसकी स्पेसिफिक हीट है। कोई भी सब्सटेंस उसकी 1 यूनिट का टेम्परेचर 1 डिग्री से जो आप बढ़ाना चाह रहे हैं, तो जितना भी टेम्परेचर लग रहा है उसको, वो उसकी स्पेसिफिक हीट हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, लैंड की कम होती है, वाटर की ज्यादा होती है, ये हमने देख चुके हैं। ऑलराइट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अदर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसका फॉर्मेट आप जानते हैं, इस तरह के 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अदर्शन है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल। रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब हीट। बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसमें CO2 लगाना भूल गए हैं, CO लिखा हुआ है इसके अंदर, CO2 है बेसिकली, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ये प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कैन एब्जॉर्ब हीट। सही आंसर इसका क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो सही आंसर है इसका ए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को रिलेट भी कर रहे हैं और ये इसको समझा भी पा रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इसीलिए जरूरी है केवल हमारे लिए क्योंकि इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ऑल्दो ये प्लांट्स के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे लिए रोल इतना बड़ा है कि वो एक ग्रीन हाउस गैस है और वो अर्थ की टेम्परेचर को मेंटेन रखती है, उसको रेगुलेटेड रखती है। लेकिन ये हार्मफुल भी हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, हम लोग उसका बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से अब ये हमारे लिए हार्मफुल हो रही है।
ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग इज द आर इनकरेक्ट बताना है आपको, करेक्ट नहीं बताना है। इनमें से क्या है आप देख सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल डिक्रीजेस अपवर्ड्स एट द डिक्रीजिंग रेट, एयर इन द अपर लेयर्स हैज अ लोअर डेंसिटी, अबाउट 10% ऑफ द ऑल द एटमॉस्फेरिक ओजोन अकर्स इन द ट्रोपोस्फेयर, आर्गन इज अबाउट 0.9% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई एयर इन द एटमॉस्फेयर। इनमें से क्या सही है आपको बताना है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए क्या सही नहीं है, सॉरी यस क्या सही नहीं है आपको बताना है, इसमें से क्या गलत है इसमें से। बताइए क्या होगा। समय हो रहा है समाप्त। ऑलराइट, समय खत्म हो चुका है एंड द आंसर इज डी, सारे सही हैं। इनमें से कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मैंने एटमॉस्फेयर में जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था ये एक एनवलप है, और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर की डेंसिटी जो है वो बढ़ती है। लेकिन आप अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एयर की डेंसिटी कम होती है। इसके अलावा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन जनरल डिक्रीज होता है, ये भी मैंने आपको कहा था। सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम देखते हैं सरफेस पे, वो सी लेवल पर है, इसके बाद फिर अंडर द अर्थ है। इसके अलावा जो ऑल द एटमॉस्फेरिक ओजोन 10% यानी कि 90% ओजोन जो है वो मौजूद है हमारे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, 10% ओजोन जो है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर पे भी मौजूद है। तो आंसर इसका होगा डी। लेकिन अगर यहाँ पे होता 90% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन इज इन ट्रोपोस्फेयर तो फिर ये गलत हो जाता और 3 इसका आंसर हो जाता, जो कि ऑप्शन में भी होता। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 90% ऑफ ओजोन हम जानते हैं स्ट्रेटोस्फेयर पे है और वो एक डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर्स पे है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, व्हाई डू डस्ट, वाटर वेपर एंड अदर गैस डू नॉट अकर मोस्टली बियॉन्ड ट्रोपोपॉज, यानी कि ये डस्ट, वाटर वेपर और गैसेस ट्रोपोपॉज के बाद क्यों नहीं मिलती हैं। बताना है क्या होगा इसका आंसर, ABCD में से बताइए क्या होगा। डस्ट, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस क्यों ट्रोपोस्फेयर के बाद नहीं मिलती है, बताइए। बताइए। ट्रोपोपॉज नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता आपको ट्रोपोपॉज नहीं पता तो जाके देखिए, एटमॉस्फेयर मैंने पढ़ा रखा है, लेयर्स पढ़ा रखी है, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के 2 अलग अलग वीडियोस हैं उसके अंदर। ऑलराइट, तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। कन्वेक्शन एंड मिक्सिंग डू नॉट अकर इन द एनी लेयर अदर देन ट्रोपोस्फेयर। ये बात हम जानते हैं, कन्वेक्शन करंट जो है सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे मौजूद होती है, इसके बाद नहीं होती। और इस कन्वेक्शन की वजह से ही हम देखेंगे डस्ट एंड वाटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर जाके फिर वहाँ पे कंडेंसेशन होता है और उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। प्रेसिपिटेशन सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे होता है, सारी वेदर एक्टिविटीज सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे होती है और जितनी भी मिक्सिंग हो रही है वो सिर्फ ट्रोपोस्फेयर पे होती है। इसी वजह से ट्रोपोस्फेयर के बाद नहीं देखने को मिलता है। बी इज द राइट आंसर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following gases has the highest percentage of volume in 1 unit of dry air? इनमें से क्या हाईएस्ट है आपको बताना है and the time starts now। बताइए। Which among the following gas has the highest percentage by volume in 1 unit of dry air? बताइए क्या होगा। वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द आंसर इज डी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि हम देखते हैं कि नियॉन, जेनॉन, हाइड्रोजन जो है बिल्कुल वो ट्रेसेस के अंदर मौजूद है। पहले आती है हमारी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन आती है, उसके बाद हमारी ऑर्गन आती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आती है। नो एसी और नेशनल हाईवे चलते हैं अगर हम, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, नियॉन, जेनॉन और हाइड्रोजन, MH मैंने कहा था आपको, महाराष्ट्र कार्स, तो MH का H जो है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे कम है, ये बात को ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस अरोरास इन द स्काई। वेरी इजी क्वेश्चन, बताना है अरोरा कहाँ पर है। और अरोरा बेसिकली बनते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटोस्फेयर जो हमने डिस्कस किया था उसी की वजह से बनते हैं। जितने भी सोलर विंड से आने वाले पार्टिकल्स हैं, सोलर पार्टिकल्स हैं, वो डेविएट हो जाते हैं पोल्स की तरफ, इसी वजह से वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ABCD क्या आंसर होगा, वेरी इजी, इसमें कुछ संकोच नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द आंसर इज बी, थर्मोस्फेयर या आइनोस्फेयर, कुछ भी बोल लीजिए, आइनोस्फेयर इज द राइट आंसर। और यहाँ पर हमें अरोरास देखने को मिलते हैं। आइनोस्फेयर इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी बात आप जानते हैं, ठीक है। ये डायग्राम मैं फिर से लगा रहा हूँ। ट्रोपोस्फेयर में हमारे वेदर एक्टिविटीज होती हैं। स्ट्रेटोस्फेयर इज आइडियल फॉर द फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। मेसोस्फेयर में मीटेराइट्स आके बर्न अप हो जाते हैं। थर्मोस्फेयर पे अरोरास एंड योर इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट्स मौजूद है। और एक्सोस्फेयर पे हमारे सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जियो स्टेशनरी पोलर सैटेलाइट्स, GSAT, PSAT जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैक्सिमम सोलर इंसोलेशन ऑन द अर्थ सर्फेस इज रिसीव्ड एट सब ट्रॉपिकल जोन्स, व्हाई। बताइए। डिस्कस कर चुके हैं हम, ये अभी डिस्कस किया मैंने, कई बार आपको मैं हिंट पहले ही दे देता हूं। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। मैक्सिमम इंसोलेशन सब ट्रॉपिकल रीजन पे क्यों है, रीजन है उसका, बहुत लॉजिकल रीजन है।
ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज डी, एब्सेंस ऑफ क्लाउडीनेस एंड क्लियर स्काइज ओवर द सब ट्रॉपिक्स। सब ट्रॉपिकल एरिया जो है हमारे देखोगे यहाँ पर ये सबके कलर कोडिंग हो रखी है। येलो कलर से जो भी आप देख रहे हैं इस वर्ल्ड मैप पे, चाहे वो मैक्सिको हो हमारा, मिडिल नॉर्थ अमेरिका बोल दो, या हमारा साउथ अमेरिका हो, या नॉर्दर्न अफ्रीका हो, साउथ अफ्रीका हो, इवन हमारा इंडिया का ये वाला जो नॉर्दर्न बेल्ट है ये हो, अरेबियन पेनिसुला हो, और हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है इसके जो जितने भी प्रोविंसेस हैं, विक्टोरिया, क्वींस, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब आते हैं हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। सब ट्रॉपिकल रीजन बेसिकली एक ड्राई रीजन है, यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे कम है, क्लाउड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। ऑल दो यहाँ पे जो सनरेज हैं वो स्लांटिंग थोड़ा होना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा है, और इसी वजह से एब्सेंस ऑफ क्लाउडलीनेस एंड क्लियर स्काइज की वजह से यहाँ पे इंसोलेशन सबसे ज़्यादा होता है। रेड में देख रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं ये रेड जोन देख रहे हैं, ये सारे ट्रॉपिकल रीजन्स हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स ज़रूर हैं यहाँ पे इंसोलेशन मौजूद है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और रेनफॉल भी यहाँ पे होती है। और यहाँ पे आपको जो भी फॉरेस्ट देखेंगे वो सारे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, उनकी कैनोपी भी डेंस है। कैनोपी मतलब किसी भी फॉरेस्ट की जो टॉप लेयर होती है, तो जितने भी ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट है, वेजिटेशन जो है वो एवरग्रीन है, जिसकी वजह से सनरेज पेनिट्रेट नहीं कर पाती ग्राउंड लेवल तक, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप की वेजिटेशन देखने को मिलेगी, और ये इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं इसके अलावा टेम्परेट जोन में हमारे ये एरियाज आते हैं, और पोलर जोन के अंदर आप देख सकते हैं पूरा साइबेरिया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और हमारा कनाडा का अपर पार्ट आता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ड्राइनेस की वजह से, क्लाउडलीनेस की वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन एरियाज आप देख रहे हैं ये सारे जो हैं हमारे अच्छे प्रेसिपिटेशन वाले एरियाज हैं, लेकिन जो आप ये येलो एरियाज देख रहे हैं ये हमारे सब सब ट्रॉपिकल जोन्स हैं जो ड्राई हैं कंपैरेटिवली, और इसी वजह से यहाँ पर इंसोलेशन जो है बहुत ज़्यादा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सोलर स्पॉट साइकिल इज कंप्लीटेड इन ऑलमोस्ट, कितने साइकिल के अंदर कन्वर्ट होती है सोलर स्पॉट, सोलर मैक्सिमम, सोलर मिनिमम आपको बताना है, ये मैं बता चुका हूँ। सोलर मिनिमम, सोलर मैक्सिमम या इसको सन स्पॉट्स बोल लीजिए, इसका फर्क पड़ता है हमारे इंसोलेशन में, और इसकी एक साइकिल है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कितने ईयर्स के अंदर होती है ये आपको बताना है। ABCD में से वेरी इजी, इसमें कोई ऐसा हार्ड नहीं है ये। ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज बी, 11 ईयर्स। हर 11 साल में के अंदर कभी सोलर मैक्सिमम होता है, कभी सोलर मिनिमम होता है। सोलर मैक्सिमम होगा तो यहाँ पर इस तरह से स्पॉट्स देखने को मिलेंगे, और इस दरमियान सन जो है अ लिटिल बिट लार्ज या लिटिल बिट कहेंगे ग्रेटर अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिलीज करता है एज कम्पेयर टू द सोलर मिनिमम। जब यहाँ पे कोई भी सन स्पॉट्स देखने को नहीं मिलते तो यहाँ पर इंसोलेशन स्लाइटली लोअर हो जाता है, और ये साइकिल जो है हर 11 साल के अंदर चलती रहती है, कभी सोलर मिनिमम कभी सोलर मैक्सिमम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एट विच अमंग द फॉलोइंग एल्टीट्यूड रेंज ओजोन इज फाउंड इन द कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म, आपको बताना है ओजोन इनमें से किस रेंज के अंदर मौजूद है, बताइए। ओजोन कौन सी लेयर में है और वो लेयर कहां तक मौजूद है और उस लेयर के कौन से पार्ट में मौजूद है, ये आपको बताना है। ऑलराइट, समय समाप्त होने वाला है एंड द राइट आंसर इज बी, 15 से 35 किलोमीटर। जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है वो 50 किलोमीटर तक है, ठीक है। 12 से या 20 से 50 किलोमीटर मान लीजिए। स्ट्रेटोस्फीयर का जो मिडिल पार्ट है हमारा, जो 20 से 25 या 30 किलोमीटर तक है, वहाँ पर 90% ओजोन मौजूद है, और यही जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती है, और इसी वजह से ओजोन के अंदर आप देखेंगे रिवर्स या नेगेटिव नॉर्मल लैप्स रेट हमें देखने को मिलती है, जब हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये हम देख सकें, ये सब हमने डिस्कस किया है। जो भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं इन सब पे हमने वीडियोस बना ली हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमने सबने वीडियोस बना रखे हैं और इन सब को हम कवर कर चुके हैं। आप सब लोग जाके प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो राइट आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर, 15 से 35 किलोमीटर, क्योंकि ये मोस्ट रेलेवेंट है, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन हैव द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इन द इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे इनमें से कौन सा फैक्टर टेम्परेचर को फर्क ला सकता है, टेम्परेचर में फर्क ला सकता है। आपको बताना है क्या होगा। ABCD में से बताइए क्या आंसर होगा इसका। इक्वेटोरियल लैटिट्यूड्स पे टेम्परेचर अगर एनोमली हमें देखने को मिलती है तो वो किन फैक्टर से देखने को मिलती है, ABCD बताइए क्या होगा, बताइए ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त एंड द राइट आंसर इज बी, ऑल्टीट्यूड। यस, ऑल्टीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। इवन साउथ अफ्रीका जो है हमारा, हम जानते हैं ये एक गर्म देश है, इक्वेटोरियल देश है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पूरे साल गर्मी रहती है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों
स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है और वो इस फैक्टर की वजह से है, एल्टीट्यूड की वजह से। ये आप डायग्राम देखेंगे माउंट किलिमंजारो का जो तंजानिया के अंदर है, इसकी हाइट जो है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है साउथ अफ्रीका की, ठीक है। तो अगर आप ग्राउंड से इस हाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बर्फ देखने को मिलेगी और यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो अपना इफेक्ट दिखाता है, यानी कि ठीक है गर्म देश हो सकता है लेकिन यहाँ पर भी बर्फ देखने को मिल सकती है। तो यही ब्यूटी है ज्योग्राफी की और यही ब्यूटी है हमारे मदर नेचर की कि गर्म इलाकों के अंदर भी आप वेजिटेशन देख सकते हैं। कोई भी कॉनिफरस वेजिटेशन यहाँ पे नहीं है, ये सब एवरग्रीन और बुशी वेजिटेशन है, डेसिडुअस वेजिटेशन है। नॉर्मली स्नोई एरियाज के अंदर कौन सी वेजिटेशन होती है? कॉनिफरस वेजिटेशन होती है, इस तरह की वेजिटेशन होती है जिसमें बर्फ गिर के नीचे पे जा सकती है, वो इकट्ठा नहीं होती है। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इस ग्राउंड सर्फेस पे आप देखेंगे डेसिडुअस या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन यहाँ पर स्नो कवर्ड पीक्स हैं, ठीक है। तो अल्टीट्यूड की वजह से है, क्योंकि अगर आप जमीन से इतनी हाइट पे जाएंगे तो नॉर्मल लेफ्ट साइड ऑपरेट करना शुरू कर जाएगा और इस हाइट पे आपको टेम्परेचर माइनस में देखने को मिलेगा और यही यहाँ पे हो रहा है। माउंट किलिमंजारो पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं ये और स्नो देखने को मिलती है। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट, इनमें से बताना है क्या होगा। अर्थ सन के करीब कब आती है, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं, उस पोजिशन को क्या कहते हैं, बताना है आपको। बताइए क्या होगा। द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन एट, बताइए क्या होगा। ए बी सी डी। ऑल राइट, समय होता है समाप्त। तो अर्थ नियरेस्ट टू सन कब आती है? इनमें से कोई भी इसका जवाब नहीं है। डी इज द राइट आंसर, नन ऑफ दिस। अर्थ नियरेस्ट टू सन कब आती है? पेरीहिलियन पे आती है, जब अर्थ सन के करीब हो जाती है और इंसोलेशन ज्यादा मिलता है। पेरीहिलियन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नहीं होगा। पेरिजी एपोजी क्या होता है आप देखेंगे इस डायग्राम के अंदर। तो पहले आप समझ लीजिए पेरीहिलियन और एपीहिलियन क्या होता है। सन और ये अर्थ, सन अर्थ का ऑर्बिट इलेप्टिकल, अर्थ रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। दो ऐसे फिनोमेना आते हैं जब अर्थ सन के करीब है, जब वो करीब होती है 2 से 3 जनवरी की वो डेट होती है जिसको हम पेरीहिलियन कहते हैं, पेरी मेरी, ठीक है। तो पेरीहिलियन ये करीब हो रही है। और जब ऐसी एक डेट आती है 2 या 3 जुलाई को जब अर्थ जो है वो सन से काफी दूर होती है, इसको हम एपीहिलियन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेरिजी और एपोजी भी एक फिनोमेना है जो मून के रेस्पेक्ट के अंदर है। मून भी जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसका ऑर्बिट भी इलेप्टिकल है। तो ये भी एक इस तरह से फेज में आता है जब मून जो है सन अर्थ के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब होता है या अर्थ से काफी दूर होता है। तो उसके भी 2 वर्ड्स हैं, उससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो जब मून अर्थ के करीब आएगा तो वो पेरिजी हो जाएगा, यानी कि पेरी तो दोनों के अंदर ही आएगा। हीलियन जब ये हो जाएगा, हीलियन से हमारा बना है ये हेलियोसेंट्रिक। हीलियन बेसिकली क्या है, जब हीलियोसेंट्रिक मतलब सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। 2 तरह के व्यूज होते हैं, जियोसेंट्रिक, हीलियोसेंट्रिक। तो हीलियोसेंट्रिक ये तो मैं आपको इस तरह से याद करवा रहा हूँ, तो जब हम थॉट पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा। हीलियो मतलब सन होता है, ये बात आप ध्यान रखिए। हीलियोसेंट्रिक यूनिवर्स मतलब सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। तो पेरीहिलियन अगर आपको दिखता है तो वो सन के रेस्पेक्ट में है, यानी कि अर्थ सन से दूर या पास से आ रही है। अगर आपको पेरीजी दिख रहा है तो वो मून के रेस्पेक्ट के अंदर है, यानी कि मून जो है वो अर्थ के काफी करीब है। और एपोजी मतलब मून अर्थ से काफी दूर है, यानी कि पेरी दोनों के अंदर है और एपो भी यहाँ पे दोनों में है। एपीहिलियन यानी कि अर्थ सन से काफी दूर है, एपोजी मून अर्थ से काफी दूर है। पेरीहिलियन अर्थ सन से काफी करीब है और पेरिजी मून अर्थ से काफी करीब है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये इस तरह से फेजेस बनते हैं। तो दोनों के अंदर पेरी पेरी आ रहा है और यहाँ पर दोनों के अंदर एपी एपी आ रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर। तो ये दोस्तों हमने देख लिया कुछ एमसीक्यूज और आई होप आप लोगों ने सही किए होंगे और मैं देखूंगा किन किन लोगों ने सही किए, एक्नॉलेज किस किस लोगों ने किया है। अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैं प्रॉमिस करता हूं हर बार वीडियो के एंड में। जिन जिन लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा है उनको आज एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन ऑफ द डे। ऑल राइट, ये एक मैच द फॉलोइंग है, इसमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा, एकदम से आपको एक ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर दे रखे हैं जोग्राफर्स, यहाँ पर दे रखी है इनकी थ्योरीज। तो थ्योरी है हमारी स्लोप डेवलपमेंट थ्योरीज। तो आपको उसको मैच द फॉलोइंग करना है, आपको बताना है क्या होगा सही, इसका सही आंसर, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर करना है, इसका जवाब देना है। लाइव चैट पे कोई नहीं देगा, इसका एक्सप्लेनेशन का आंसर मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे और हम उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी। यहाँ पे हम वीडियो पीडीएफ और अपडेट्स करते हैं। इसके अलावा हमारा एक ग्रुप है, इंटरैक्टिव टेलीग्राम ग्रुप है नए व्यूवर्स के लिए। ये मैं वापस से स्लाइड लगा रहा हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कशंस करते हैं, क्वेश्चंस के डेली टास्क मिलते हैं, रिडल्स मिलती हैं और जो सही लोग जवाब देते हैं उनको मैं फीचर करता हूँ उस वीडियो के अंदर। और इसके अलावा अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आपको पहले ये ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे जाके आपको मैसेज करना है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, वहाँ पे आपको ग्रुप मिल जाएगा इस चैनल डीपी के साथ। ज्वाइन कीजिए, मुझे डीएम कीजिए इस नंबर पे, सर मुझे ऐड कीजिए, सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। इसके अलावा आप मेरा कोड लगा सकते हैं SFNET, इससे आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे अनअकैडमी के प्लस वाले,
और वो कॉम्प्रहेंसिव हैं, वो फंडामेंट से लेके यानी कि नॉविस से लेके एक्सपर्ट वाले कोर्स हैं, इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के रखिए। मेरा कोड लगाना मत भूलिए, स्पेलिंग सही लगानी है SMNET, गलत स्पेलिंग लगा के मुझे मैसेज मत कीजिए कि सर डिस्काउंट ही नहीं मिला। स्पेलिंग सही आपको लगानी पड़ेगी, SMNET, कहीं नोट कर लीजिए इसको, अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप उसको नोट कर सकते हैं और सही डिस्काउंट लगाइए और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड नाइट।